बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जाम भी अभी लगा हुआ है 30 नवंबर के लिए। एग्जाम का पैटर्न है लगभग ओपन बुक होने के बाद भी स्टूडेंट्स हैं वो फेल कर जाते हैं। ओपन बुक है तो ओपन बुक भी वो कोई इजी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं रेफरेंस भी लूँ तो मुझे पता तो हो ये है किस चीज़ का। आप अगर देखेंगे जनरल पब्लिक व्यू है, मैं कुछ इसमें अलग से नहीं जोड़ रहा हूँ कि कोई वकील साहब केस जिता के लिया है तो हमारा केस अच्छा था जी, और कोई वकील साहब केस हरा दिया तो जी वकील को कुछ नहीं आता था। कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, वकील साहब को हमने हायर कर लिया है तो हम केस जीतने ही चाहिए, हम हारे ना। अच्छा, इसी से मुझे याद आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रेमाइसिस था उसको एक चीफ जस्टिस मॉडर्नाइज करने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं हटाइए ये सब ग्लास लगा। ये क्या ये अब वो कॉरिडोर जो था ना सर, वो कोर्ट्स के सामने, वो इतना कोर्ट और इसके बीच में बस इतना ही कॉरिडोर है और बहुत मूवमेंट है। जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा हिंडर हो गया। जूनियर और सीनियर का ये जो टसल रहता है आपस में, जो मेरा सीनियर है बहुत परेशान करता है कि जब वो खुद सीनियर बन जाएंगी ना तो आई थिंक उनसे 10 साल बाद आप ये सवाल पूछिएगा। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि कोई भी इसको वकील प्रैक्टिसिंग हो या नया लॉ स्टूडेंट हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का, क्योंकि इंडिपेंडेंस ही चाहिए ना। एट द एंड क्या चाहिए भाई? आप 1947 में देश ने आज़ादी पाई थी, हाँ, यहाँ आप अपने सीनियर से आज़ादी चाहते हैं ताकि उसको फाइल ना ढूंढनी पड़े। कुछ गिने चुने वकील होते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के, इनफैक्ट जजेस का नंबर भी इससे ज़्यादा होता है। तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग लीगल प्रोफेशन की तरफ जा, आजकल बहुत लोग बैठ रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि बहुत इजी है कि आपने दिया और हो गया। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बहुत ज़्यादा है कि वो और सौरभ जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस एकदम बढ़िया। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, सौरभ जी जो आपके लिए आपके सामने अभी बेंच पे बैठे हैं, और बताया मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये सारे डेजिग्नेशंस, बड़े बड़े जो इनके नाम के साथ जुड़े हुए टाइटल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त भी हैं। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान तू तड़ाक चल सकता है, उसके लिए मुआफ़ी चाहूँगा पहले से। भाई अब बता क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके और भाई को ऐसे स्टेज पे देख के, और इतने लोगों का वो जो भाई पढ़ा रहा है, बच्चों का जो फ्यूचर बना रहा है, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा स्कूल के बाद। ओके। तो भाई को इधर भी जो दूसरा भाई है उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा है जब यहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद पर दूसरा भाई पहुँचा है। और समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना, क्योंकि सौरभ आप बता ही रहे थे कि भाई कुछ गिने चुने वकील होते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लेवल तक पहुंचते हैं, कुछ हज़ारों में ही होते हैं। हाँ जी, हाँ इनफैक्ट जी। जजेस का नंबर भी इससे ज़्यादा होता है। थोड़ा सा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में भाई सबको बता दे यार। भाई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है ये एक एग्जामिनेशन है, एक डेजिग्नेशन का, वो आप जो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, विच इज़ लाइक आपकी 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए प्लस 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद एन AOR। इट इज़ लाइक मिनिमम 5 years ऑफ प्रैक्टिस। आफ्टर दैट यू कैन अपीयर फॉर एन एग्जाम ऑफ AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व्हाट वी से। और ये जो एग्जामिनेशन है सुप्रीम कोर्ट कराता है, एंड ओनली द पीपल, ओनली द एडवोकेट्स हु क्लियर दिस एग्जाम, दे कैन फाइल केसेस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके। सो आप एस्टिमेटेड टारगेट एक फिगर मैं आपको दूं तो आई थिंक अभी तक जो हैं AORs इंडिया में जो बने हैं टिल डेट फ्रॉम 1950 टू 2025, आई थिंक इट इज़ अराउंड 4,300, लाइक 4,300 और 4,500 मैक्सिमम। बस और हर साल कितने सिलेक्शंस होते हैं इसमें? ये एक्चुअली क्या है कि जैसे कि अब लीगल प्रोफेशन आप देखोगे ना, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा लोग लीगल प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं उसके, बट आप देखोगे कि आजकल बहुत लोग बैठ रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बट द रेशो इज़ नॉट कि बहुत इजी है कि आपने दिया और हो गया। आप एक 4:1 का रेशो मान के चलें कि 25% रिजल्ट, 20 to 25% रिजल्ट आता है, एंड इट इज़ नॉट कि इतनी ही सीट्स हैं तो इतना ही होगा। अ पर्सन हु क्वालिफाइज दैट टारगेट, लाइक यू हैव टू क्वालिफाई मिनिमम 60% overall, and in each paper there are 4 papers.
उसमें 50% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, बट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ऑल द पेपर्स इट शुड बी मोर देन 60%। गॉट इट। तो उसमें अगर आप अज्यूम करें कि 1000 में से अगर 10 बच्चे ही कर पा रहे हैं तो 10 सेलेक्ट होंगे, 1000 के 1000 कर पा रहे हैं तो 1000 होंगे। अच्छा, तो ये कॉपियां कौन चेक करता है इनकी? ये सीनियर एडवोकेट्स हैं जो ऑलरेडी AOR थे, जो पैनल पे हैं, चेकिंग करते हैं। जजेस भी चेक करते हैं क्या? नहीं जजेस, जो मेरी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक जजेस डू इट। अच्छा, तो मतलब 4 पेपर है, 4 पेपर में मिनिमम 50% और ओवरऑल 60%। यस, ठीक है। और नंबर कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, जो भी क्वालिफाई करेगा वो AOR का हाँ उसको जी। डेजिग्नेशन मिल जाएगा। आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर आपको लीगल पॉइंट किसी भी मामले में दिखता है, चाहे स्पेशली पिटिशन हो, चाहे फिर वो अपील हो। हाँ जी। आप देखिए, ओरिजिनल साइड ज्यूरिसडिक्शन है कि ओरिजिनल सूट्स भी होते हैं। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, बट जैसे स्टेट्स के बीच में जो सूट्स होते हैं, जैसे आप और मैं इंडिविजुअली केस डालते हैं एक दूसरे पे, तो वैसे ही सरकारें जो मतलब कि अज्यूम जनरल पब्लिक के लिए आप देखिए, इंडिविजुअल्स जो आपस में केस डालते हैं, सरकारें भी आपस में केस डाल सकती हैं, स्टेट टू स्टेट। वो उसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब मैं कह रहा हूँ हरियाणा पंजाब में जो केस चलता है, एक वाटर डिस्प्यूट भी है, तो उसका जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 131 याद आ रहा है। हाँ जी। तो और एक की ट्रांसफर पिटिशंस हो गई आपकी, क्रिमिनल ट्रांसफर पिटिशंस, आपकी सिविल ट्रांसफर पिटिशन सेक्शन 25 ऑफ CPC, इफ यू नो, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो इट इज़ नॉट कि सिर्फ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गई आपकी, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, जो आई थिंक स्कूलों में भी सबको पता है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल में मतलब कई सारे आए हैं, जनरली लगता है कि एपेलेट होगा। हाँ, सबको लगता है कि बस जी आप सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एंड में ही जाएंगे। तो रिट में आप जाते हैं, बाकी प्रोसीजरली एंड प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, वो आई कैन नॉट टेल पीपल कि वो कैसे टेक्निकली चलती हैं चीज़ें, बट हाँ ओरिजिनली आप कुछ सिचुएशंस हैं जो हाँ डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए हैं। तो ये आप मुझे वैसा मतलब शायद बेतुका सा सवाल आप बोल सकते हो भाई कि ये तो बहुत ही बेतुका सवाल है, लेकिन नहीं मैं पूछना जरूर से चाहूँगा, शायद हो सकता है बच्चे के दिमाग में आए ये सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कितने होते हैं लगभग, अगर एक महीने के बारे में बात करें या एक दिन के बारे में लेट से बात करें? ऑन एन एवरेज देखिए, डाटा वेरी करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट आप ऑन एन एवरेज मान लो, आई बिलीव कि 3 से 4 हज़ार। 3 से 4 हज़ार। तो ये सारा सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेगा? फाइलिंग सारी वो करेंगे, उन्हीं के नाम पर जाएगा, उन्हीं के नाम पे, और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी किस चीज़ के लिए? आप जैसे लोगों को, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि नील होगा, क्योंकि बहुत से शायद आई थिंक एडवोकेट्स को भी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोगों को लगता है जैसे कि हाथ से लिखा वकील साहब ने जज साहब को पकड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम नहीं करता है। वहाँ की रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री में काफ़ी वकीलों के पसीने छूटते हैं, उसमें हम भी हैं। जब हम जूनियर थे हमने काफ़ी चक्कर मारे, और आज भी चक्कर काट रहे हैं। तो पूरे ऑब्जेक्शंस वगैरह आप देखोगे कि ट्रांसलेशंस होंगी, क्योंकि AOR का आप इंस्टीट्यूशन समझिए क्यों बना है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। उसको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से डील नहीं करना है, उसे डील करना है पूरे भारत से। पूरे भारत में सिर्फ एक भाषा नहीं है। आप जाएंगे यूपी में हिंदी में होगा, साउथ में जाएंगे वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस है वो हैं, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस डला है तो वहाँ होगा इंग्लिश में सब कुछ, आपको ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी हर चीज़ की। तो जो कॉस्टली, जो आप बोलते हैं ना कि क्यों आप लोग बोलते हैं कि सब इतना महंगा है, वकील साहब सब इतने पैसे ले रहे हैं, पैसे ही लिए जा रहे हैं। हाँ, वकील साहब तो सब कुछ, बस सब कुछ वकील साहब की जेब में नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों में आप समझिए कि 1000 पेज की कोई फाइल चलती आई है, नीचे ट्रायल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर डिवीजन बेंच जिसे आप कहते हैं DB से, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन का खर्चा ही आप लगा लो पर पेज कैसे होगा। और क्या रहता है, मैं सॉरी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वापस इस AOR के इंस्टीट्यूशन को हम और बेहतर समझेंगे। भाई आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रांसलेशन का कितना खर्चा आता है, मतलब पर पेज के पर पेज आप मान लो 20 से 25 रुपए तो मिनिमम मान ही लीजिए। काफ़ी बड़ा खर्चा है, काफ़ी बड़ा खर्चा है। और आप देख लीजिए जब ट्रांसलेशन होगा तो पर पेज है ये, एंड पर पेज ऑफ द ट्रांसलेशन, इट इज़ नॉट कि आपने कि 1000 पेज बोले तो आप उसके हिसाब से लगाएंगे। ट्रांसलेटर कितने उस कंटेंट को डालता है उस पेज में, वो 1000 के 2000 बनते हैं अगर, तो आप मान लीजिए कि आपको उसी हिसाब से पे करना है।
एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू दी डिफिकल्टीज एंड AOR also फेस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ AOR बैठा है साइन करने के लिए। करेक्ट। जो कई लोग अज्यूम भी कर लेते हैं कि AOR बैठे हैं सिर्फ साइन करने के लिए। पिटिशन में कुछ खराबी है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। मतलब द लैंग्वेज इज नॉट अप्रोप्रिएट, द लीगल पॉइंट्स यू हैव रेज्ड आर नॉट अप्रोप्रिएट, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आंसर, वी आर द ओनली पीपल हु आर आंसरेबल टू द कोर्ट। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बहुत ज़्यादा है कि AOR की। तो लोगों को लगता है कि नहीं बस AOR का एग्ज़ाम, कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब बोलते भी हैं कि AOR हाँ हमें क्यों देना एग्ज़ाम, हमें मिल जाते हैं, हम साइन करवा लेते हैं, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा नहीं है। वो कर रहा है तो शायद मे भी आपका दोस्त है बट वो जिम्मेदारी है क्योंकि आपको कोई नहीं जान रहा है वहाँ पे। करेक्ट। तो जैसे और रिक्वायरमेंट देखिए, एग्जाम तो क्रैक करना एक एलिजिबिलिटी है, आपने बताया 4 साल मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 साल आपको 10 साल वाले प्रैक्टिस वाले AOR के अंदर सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, कमेंसमेंट डेट और उसकी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, आपको उसी टाइम पे हैंड ओवर करना होता है आई थिंक वो सर्टिफिकेट। हाँ, वो रजिस्ट्री में सब कुछ आपको उसी डेट टू डेट वो डाटा मेंटेन होता है। अच्छा, तो ये तो चलिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या ऑफिस भी मेंटेन करना होता है और क्या चीज़ें होती हैं? हाँ जी, आपका आई बिलीव 16 किलोमीटर्स के रेडियस में एक ऑफिस होना चाहिए। तो ये कैसे बना? 12 to 16 ये कैसे होता है? ये कैसे किया आपने भाई? ये सर आप समझिए कि आज आप जिस एज में बैठे हैं वो है डिजिटल एज। आपको लग रहा है क्या बेतुका रूल है, लेकिन इस रूल की रेलिवेंस आप इससे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट 1950 में सुप्रीम कोर्ट हमारा आ गया था। उस टाइम पे वकालत कोई कर रहा है वहाँ पे, उस टाइम कोई AOR है या फिर वहाँ पे कोई सिस्टम, तो आप मद्रास तो नहीं जाएंगे ना किसी AOR को सर्विस करवाने। स्पीड पोस्ट से सर्विस हो रही है, दस्ती सर्विस हो रही है, जाके आप रिसीविंग ले रहे हो, जी हाँ जी हमने दे दिया है। तो आप समझ रहे हो 2025 से वो चीज़ें, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए 1950 उस दौर के। तो बेसिकली अभी रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा, मतलब अब मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई डोंट थिंक वो रेलिवेंट है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है सारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इज़ वेरी एफिशिएंट ऑन दिस। वो सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम ईमेल पे आपको आता है, दूसरी साइड आपको सब टाइम टू टाइम ईमेल पे ही सर्विस हो जाती है। तो ये सारा ईमेल आईडी AOR का अलग से रहता है? नहीं, आप जो भी रजिस्टर कराना चाहते हैं, एक ईमेल आईडी जो भी आप एक अपनी ईमेल आईडी वहाँ रजिस्टर कराते हैं, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वो आपको मिलता है। और व्हाट्सएप पे भी आता रहता होगा कम्युनिकेशन? हाँ, व्हाट्सएप पे आते हैं, डेली कॉज लिस्ट आती है, आपके ऑर्डर शीट्स आती हैं। इन दैट वेज इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एफिशिएंट। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी है, इसके बारे में क्या विचार है सुप्रीम कोर्ट का? क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे जाती है डायरेक्टली? यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे सारे कोर्ट्स जाते हैं या कुछ ही कोर्ट्स की? नहीं, आई बिलीव सारे जाते हैं, लेकिन लेकिन क्या है, लिंक्स जो है ना कोर्ट की, यूट्यूब पे हर केस की शायद लाइव स्ट्रीमिंग होती है। कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर मुझे लाइव देखना था, बट वो दिखता नहीं यूट्यूब चैनल पर, वो लाइव दिखा नहीं रहा होता है, कुछ लिंक आते हैं। आप देखिए कि कोर्ट के ना लिंक्स हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली हर वो चेंज होते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिंक्स। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है, क्योंकि आपका जो माइक है ना वो अनम्यूट कोर्ट की साइड से ही होगा ऑन योर आइटम नंबर। इट इज़ नॉट कि आपका जब मन करा आपने खोल दिया और आपने डिस्टर्बेंस कर दी। इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड, हाँ, वो लिंक्स लेना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ जनरल पब्लिक, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए वो है भी नहीं। और जो लाइव स्ट्रीम होने वाला होता है केस, वो आ जाता है नोटिफिकेशन, या फिर हम न्यूज़ में देख लेंगे बार एंड बेंच वगैरह में कि लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस मैटर विल बी देयर, इट विल बी कंडक्टेड लाइक दैट। और फिजिकली भी जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब फिजिकली भी कोई जाना चाहता है अगर, तो कोर्ट में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसको पास वगैरह, हाँ, पास वगैरह बनेगा, एज एन इंटर्न बना सकते हो, एज अ लॉ स्टूडेंट भी बना सकते हो। और स्टूडेंट्स के विजिट भी होते हैं। मैंने लास्ट मंथ आई थिंक स्कूल के बच्चे थे, अच्छा, उनकी विजिट करवाया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम और वैसे। तो मतलब अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के अगर चाहें तो वो कभी ऐसे जुड़कर इसको कंडक्ट भी करवाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है, लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए। अच्छा, इसी से मुझे याद आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रेमाइसिस था उसको एक चीफ जस्टिस मॉडर्नाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं हटाइए ये सब ग्लास वगैरह। ये क्या, ये नहीं सर, ये मॉडर्नाइजेशन और ये हटाना, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली दिक्कत यही है ना, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ जाती हैं। अब वो कॉरिडोर जो था ना सर, वो कोर्ट्स के सामने, वो इतना कोर्ट और इसके बीच में बस इतना ही कॉरिडोर है, और बहुत मूवमेंट है, लॉयर्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। उस कॉरिडोर की वजह से नो डाउट इट वाज अ गुड एफर्ट, क्योंकि वो AC था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत गर्मी रहती है, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है वकीलों को। बट आप ये देखेंगे ना कि जब वो लग गया था कॉरिडोर, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पे उस कॉरिडोर से मूवमेंट।
अच्छा। तो वो इसलिए नहीं कि एक कोई वो उसको डेवलप कर रहे थे, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इट वाज कि जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा हिंडर हो गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का अभी पॉडकास्ट भी आया था जिसमें वो क्लैरिफाई कर रहे थे कि अभी चीफ जस्टिस जो है उनका जो मुनासिब उनको डिसीजन लगा होगा उन्होंने किया होगा। हाँ हाँ, ये तो आप आई थिंक देखिए, इट आप इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द एडवोकेट्स हु आर देयर। एग्जैक्टली और आप देखेंगे जैसे जब भी चीफ जस्टिस कोई भी हमारे चेंज नहीं होते हैं, चेंज होते हैं, मेंशनिंग के जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं। मतलब हर किसी का अपना तरीका है, तो और हर कोई अपने तरीके से डील करता है चीज़ों को। अच्छा, अभी बात करते करते सौरभ, मुझे आपने बोला कि हम भी जूनियर रहे थे, तो मुझे थोड़ा जानना है ये जूनियर और सीनियर का ये जो टसल रहता है आपस में। कई लोग बताते हैं, अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट थी जहाँ पर मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उससे बातचीत हो रही थी मेरी। वो मुझसे कह रही थी, सर मेरे को जो मेरा सीनियर है बहुत परेशान करता है, फाइल है उसको पता है कहाँ पे फाइल है, ज़बरदस्ती मुझे ढूंढवाएगा। मतलब उसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में गैस लाइटिंग भी कहते हैं, कि बोल रहे हैं कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो। क्या ये ऐसा होता है, मतलब, या डिपेंड करता है ये? आप थोड़ा सा आपका क्या ओपिनियन? देखिए, मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि जब वो खुद सीनियर बन जाएंगी ना, तो आई थिंक उनसे 10 साल बाद आप ये सवाल पूछिएगा। तो अभी जिस पोजीशन पे इंसान जो होता है ना, उसको हमेशा लगता है कि दूसरे वाला, मैं मना नहीं करूँगा, शी इज़ राइट, 100% राइट, बट आप हर चीज़ को, उस चीज़ को इशू बना के शुरू कर दें कि नहीं ये तो गैस लाइटिंग हो गई, ये तो वो हो गया, ये तो वो हो गया। देखिए, वकालत का प्रोफेशन आप देखिए, लोग वकालत करते हैं, मतलब डिग्री ले लेते हैं, आप कहते हैं वकालत क्या, मतलब आप लॉ की डिग्री लेते हैं, वकालत तो आप चलो कोर्ट में जाके कर रहे हैं, उसमें आके कोर्ट में आके सर्वाइव कितने कर पा रहे हैं? कोर्ट में आना, आई वुड से कोर्ट में खुद से बहस करना, खुद से फाइलिंग करना। अब आई डोंट नो कि उन्होंने खुद से क्लर्क के बिना कितनी फाइलिंग करी होंगी, और जब उनका खुद का केस आएगा देन शी विल रियलाइज़ कि कितना हार्डवर्क है। एंड उस टाइम पे ये फाइल उठाना, ढूंढना, ये छोटी छोटी चीज़ें तब बहुत काम आएंगी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हम थे, हमारे सीनियर्स ने हमें बोला कि ड्राफ्टिंग भी करो, उतनी अच्छी नहीं थी हमारी। हम जो पढ़ के गए अपने लॉ स्कूल में, वो हम जब कोर्ट में गए हमें कुछ समझ नहीं आया। जैसे एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, अब चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है, तो भाई आप बता रहे हैं कि मार्किंग ऑफ एग्जीबिशन, पॉज करूंगा भाई, आप कह रहे हैं कि कैंपस लॉ सेंटर की पढ़ाई, दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई काम नहीं आई आपको? नहीं, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी बैठी है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपने कॉलेज के लिए क्यों, मैं सबके लिए कहूँगा। मैं कह रहा हूँ आप बेस्ट कॉलेज ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा बंदा हो जो LLM मास्टर्स भी करा है, और उसे बोल देना विदाउट सपोर्ट ऑफ ए सीनियर, आप उसे बोल दो एग्जीबिशन करके दिखाओ, मार्किंग करके दिखाइए डॉक्यूमेंट्स की, आप एविडेंस के टाइम पे। यू नीड अ सीनियर यार, आप नहीं, इस ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है। अगर आप विदाउट सीनियर, विदाउट एनी नॉलेज, जस्ट बिकॉज यू हैव रेड समथिंग, आप कोर्ट में जाके शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा? आप अपने क्लाइंट को जो रिलीफ दिलवाना चाहते हो शायद आप नहीं दिलवा पाओगे, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि चीज़ें ऐसे होती हैं, मैं तो करके आऊँ, कोर्ट मेरे को 2 घंटे सुने, बट प्रैक्टिकली कोर्ट के पास नहीं है टाइम। आप क्रिटिसिज्म का चाहे कितना भी देख लीजिए, लेकिन कोर्ट के पास सच में टाइम नहीं है, क्योंकि जितने मैटर्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए, दूसरा आप ये देखिए कि सीनियर क्यों ज़रूरी है, सीनियर ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। देखो, सीनियर करते हैं, और शायद मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जब वो सीनियर बनेंगी तो चीज़ें कैसी चलेंगी मुझे नहीं पता। आप उस थोड़े मोड में भी आ जाते हैं कि अब ठीक है यार, ये सब चीज़ें मैंने बहुत कर ली भाई, अब इसके लिए मेरे पास हैं लोग, मेरे पास मेरा क्लर्क है, मेरे पास मेरे जूनियर्स हैं, वो पूरा नोट बनाएंगे, वो 12 बजे तक बैठ के पढ़ेंगे, हमने भी पढ़ाई करी है। और मैं तो कहूँगा मेरे सीनियर थे, मैं 12 बजे तक पढ़ता था, वो 2 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा। मैं उनको 2 बजे भी मैसेज डाल दूँ, सुबह 5 बजे उठ के मैसेज डाल दूँ, मुझे रिप्लाई आता तो मुझे समझ नहीं आता, तो वो सोते कब थे। तो इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं इस प्रोफेशन तो मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रोफेशन मेहनत वाला है, बट रिटर्न्स हैं, जो फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं, वो एक अलग चैप्टर है इस प्रोफेशन का। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि लोग आते तो हैं, लेकिन वकालत में टिक क्यों नहीं पाते, उसका रीज़न, वन ऑफ द रीजंस इज दिस, माई सीनियर इज़ हरासिंग मी, माई सीनियर इज़ नॉट पेइंग मी, क्योंकि उनकी, हमारे सीनियर्स की एक होती है, हमें भी नहीं मिलता था। मतलब इट इज़ लाइक कि जनरेशनल ट्रॉमा, कि हमारे पापा हमें पीटते थे, हम तो अपने बाप से बोलते नहीं थे, तुम पिट रहे हो, तुम्हें ये भी कम लग रहा है, तुम इतनी आज़ादी दे दी, और आगे हम भी शायद सुनाएं उन चीज़ों को, मुझे नहीं पता इंडिविजुअली कैसे रिएक्ट करता है। कोई होता है उस चीज़ को नेगेटिव भी ले सकता है कि नहीं यार, मेरे को ऐसा हुआ था, मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया नहीं था, मेरे सीनियर ने मुझे पे नहीं करा था,
तो देयर आर सीनियर्स जो आपको टाइम, लेकिन सीनियर की भी एक लिमिट है ना सिखाने की। अब आपको स्पून फीडिंग तो देखो कोई नहीं कराता, तो आपको खुद से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर सीनियर को ही सब कुछ करना है तो वाई आर यू इन हिज ऑफिस यार? आपको भी तो अपना रोल समझना है ना कि आप क्यों हो उस ऑफिस में, आपको भी तो सीखना है ना। विदाउट क्लर्क आपको प्रैक्टिस करनी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, तो आप कैसे करोगे? आप उसको उस एंगल से देखो कि इट इज़ मेकिंग यू एफिशिएंट, कि मुझे इन्वॉइसिंग कैसे करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है सिर्फ वकालत में आप जाते हैं, वकील साहब तो 5 मिनट खड़े हो गए, ओहो ये तो बहुत सारे पैसे मांग लिए, इन्होंने बोला इन्होंने कुछ भी नहीं। बट बैक एंड वर्क कोई नहीं देखता, बिकॉज वी आर इन अ सर्विस सेक्टर। हम यहाँ पे दूध पानी तो नहीं बेच रहे हैं जी, इतना लीटर ये हो गया, ये वो हो गया। अब कोई वकील रात भर जग के पढ़ के आया है, अगले दिन मैटर अर्जेंट हो गया फॉर XYZ रीज़न, उसने अपनी मेहनत कर दी, वो वहाँ पे जाके फाइल नहीं पढ़ सकता, वो वहाँ पे जाके रिसर्च नहीं कर सकता केस लॉ की, वो वहाँ पे जाके फ्लैगिंग नहीं करेगा। जज साहब मैं फ्लैग कर लेता हूँ, फिर आपको आर्ग्यूमेंट करके बताऊँगा। उसको रात भर जगना, उसको उसके पूरी टीम को जगना है। तो आई वुड से कि जूनियर सीनियर क्लैश है, मैं मना नहीं करूँगा। और पैसों को लेके भी, हरासमेंट को लेके भी, एज इन ये वाली हरासमेंट जो बच्चों को हरासमेंट भी लगती है, कई बार होती भी है, आई वोंट डिनाई इट, बट इट इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। आप देखेंगे कि आपके बैच से या हमारे बैच से कितने ही बच्चे होंगे जो आज वकालत कर पा रहे हैं। सही बात। उसका रीज़न ये है सर। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी अभी लगा हुआ है 30 नवंबर के लिए। इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, लगभग ओपन बुक होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल कर जाते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। 50% तक बताया जाता है फिगर। सो इसका कारण क्या है? लॉ स्कूल मतलब काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, या बार काउंसिल इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है? इसका क्या, अगर हम लोग वैचारिक लेवल पे भी बात करें? देखिए, अगर वर्किंग देखें या फिर लॉज देखें, रेगुलेशंस देखें, तो वो सब कुछ डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अब मैं रिसेंटली भी आपको बताऊंगा तो BCI आप देखेंगे स्टेप्स ले रही है कि आप, और हम लॉ कॉलेजेस पे बैन लग गया था बीच में कि एक नोटिफिकेशन लाए थे वो कि और नहीं, क्योंकि यही है नहीं, हमें प्रॉपर फंक्शनल बनाना है हर तरीके से। और ऐसा नहीं है कि BCI नहीं कर रहा है, बट हाँ मैं प्रैक्टिकली जो बोलूँगा आपको, प्रैक्टिकल लैप्सेस तो हैं। अगर आप ओपन बुक टेस्ट में भी 50% लोग, अगर जैसा आप रिजल्ट बता रहे हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन है 50% लोग अगर नहीं पास कर पा रहे ओपन बुक टेस्ट भी, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पे ध्यान देना की ज़रूरत है। आई थिंक क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद आप किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, उसका शायद आप एज अ प्रोफेशनल आप उस इंटरेस्ट को कम और छोटा बोल सकते हैं, 10 रुपये का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, या फिर ये जो मारपिटाई का केस है, ये तो जी मर्डर का केस है, आप क्वांटिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। बट उसके लिए सबसे बड़ा केस वही है ना, उसके लिए वो न्याय, उसको इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा उसी केस से होगा बस। उसको चाहे थप्पड़ भी पड़ा हो तो उसके मेरे को थप्पड़ क्यों पड़ा, मेरी गलती के मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा। तो आप ये समझिए कि नो डाउट क्वालिटी वो होनी चाहिए कि आप बेसिकली एटलीस्ट डिफेंड तो कर पाएँ। जो कानूनन जो होना है वो तो होना ही है। सब कुछ सिर्फ वो थप्पड़ पड़ने पे ख़त्म नहीं हो जाती कहानी, वो आगे फिर इन्वेस्टिगेशन और या कोई भी आप सिविल क्रिमिनल जैसे जो प्रोसीजर है। अच्छा सौरभ, मुझे ये भी याद आ रहा है इससे, क्या AOR का एग्जाम भी ओपन बुक होता है क्या? नहीं, सारे एग्जाम ओपन बुक नहीं होते हैं। अच्छा। लास्ट लीडिंग केस लॉज जो होते हैं वो ओपन बुक होता है। अच्छा, वो ओपन बुक। दैट इज 84 केसेस आई थिंक, अब थोड़े बढ़ गए हैं तो 84 केसेस। तो इसीलिए अब कोई सोचे, बताओ AOR के एग्ज़ाम आप तो बता रहे थे बहुत बड़ी चीज़ है, और 80 वो ये तो ओपन बुक टेस्ट है। तो आप ये सोचिए सर, वो 84 जो केस लॉज हैं, अब आप रट नहीं सकते हो, 1000 पन्ने की केशवानंद भारती की जजमेंट है। तो इट इज़ अ हेल्पिंग रेफरेंस, वो कोई आपको इसलिए नहीं दी जाती है कि आप वहाँ से उठा के लिख दें सारा, और आप 1000 पन्ने नहीं लिख पाएंगे वहाँ से। और सवाल किस नेचर का रहता है, किस तरह का पूछा जाता है? देखिए, सवाल हर साल चेंज होते हैं, ऐसा कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। ये केस लॉ वाला जो एरिया है, सब्जेक्ट है, इससे किस तरह के पूछे जाते हैं सवाल? आप ये लगा लीजिए कि केस लॉ में जो मुझे लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो वो देखना चाहते हैं और जो समझाना चाहते हैं, एक तो कि टू अलाइन यू विद द हिस्ट्री ऑफ द
इंडियन लॉज एंड द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स, और आप मतलब कि आप समझ लो कि वो जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। मतलब वो कोर्ट भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग एन AOR आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी सेटल्ड पोजीशंस हैं, और इनको दिमाग में रख के फ्रेम करके ही आपको कुछ ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ बहस करनी है। आपको उसको आप लगा लो एक बेस आपका एक रेडी कर दिया गया है वहाँ पे, कि ये अगर आप सोच रहे हो कि ये डिसाइडेड नहीं है मैं लेके जाऊंगा या फिर ये ऐसे होता है, तो वो सब लिखा हुआ है उन चीज़ों में। वो आपको एक तरीका है बताने का कि ये सब कुछ है, एक जर्नी से लेके जाते हैं आपको वो पूरी वो केस लॉज, कि वो क्या था, बीच में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, और उनकी एट प्रेजेंट रेलिवेंस क्या है। तो क्वेश्चंस भी आप ये लगा लो एक तरीके से यही होते हैं कि आपको प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने 2 जजमेंट्स का ये दिखा दिया कि ये भी 2 जजमेंट्स का नाम नहीं लिखा होगा उसमें, बट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये किस जजमेंट की बात हो रही है। उनको सेम ही उसमें लिख दिया कि ये पोजीशन है तो उसमें क्या करेंगे, और बी पार्ट में ये पोजीशन है तो इसमें आप क्या करेंगे। इफ़ यू हैव रेड द केस लॉज तो आपको पता है कि ये सटल पोजीशन है। एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ कि नॉट जस्ट रीडिंग द केस लॉ, ये आपने पढ़ लिया और आपने लिख दिया। व्हाट दे एक्सपेक्ट दैट कि आपका एट प्रेजेंट आपके हिसाब से उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, या रिसेंटली उसको कहाँ यूज़ किया गया है, या फिर आपके हिसाब से उसको रेलिवेंस क्या रह गया उस जजमेंट का एट प्रेजेंट में। तो क्रिटिकल आपका ये नहीं है कि आपने कॉलेज की तरह की जो पूछा वो लिख दिया। और अब मैं तो कहूँगा हमारे कॉलेज में तो केस मैट था, हमारा तो क्रिटिकल आंसर राइटिंग तब भी थी। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पेपर्स ऐसे होते थे लॉ के, बट AOR इज ऑल द पेपर्स प्राइमा फेशा पीपल माइट फील कि ये तो कुछ नहीं है, तो रट के ऐसे कर देंगे, लिख देंगे, बट वहाँ पे हमेशा एक सेकंड कंपोनेंट होता है, वो आपके एनालाइज, आप कैसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी सिचुएशन को या चीज़ को। तो आपके मतलब विचारों को भी उसमें पूछा जाता है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है एग्जाम के अंदर। हाँ, और ओपन बुक के एक इम्पोर्टेंट फीचर है। हाँ, बिल्कुल। अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ओपन बुक रख देना। तो मैं क्लैरिफाई भी इसलिए मैंने करा इतना कि ओपन बुक होना कि लोग सोचे ओपन बुक है तो ओपन बुक भी वो कोई ईजी नहीं है, या फिर वो इसलिए नहीं है ओपन बुक कि आप उसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा अगर कि वो किस केस में बात की। ये तो है नहीं कि इतने 84 हैं तो 84 के 84 केसेस आएंगे आपके पेपर में, बट यू हैव टू रीड देम। वो इंटरकनेक्टेड भी होंगे, वो क्वेश्चंस इंटरप्ले करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं रेफरेंस भी लूँ तो मुझे पता तो हो ये है किस चीज़ का। वो AIB का ओपन बुक और इसका ओपन बुक में काफ़ी डिफरेंस है। जमीन आसमान का हो गया। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि हो सकता है स्टूडेंट्स कम्युनिटी कहे कि भाई ये क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव बनाना चाह रहे हैं ऑल इंडिया वाले, तो ऐसा हमारा नहीं है। हम बेसिकली बात यही करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन बेहतर हो, जजेस और जो एडवोकेट हैं वो अच्छा एजुकेशन ले, और अच्छे से हम अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें जब कभी भी। क्योंकि एक वकील जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के मामले, प्रॉपर्टी के मामले, फंडामेंटल राइट से डील कर रहा है। तो ये मौलिक अधिकारों की बात है, और उसको भी उतना ही सीरियसनेस से लेना चाहिए जैसे कि आप किसी डॉक्टर के या मेडिकल लाइन के प्रोफेशन को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीरियसनेस आपको लगता है ये मिसिंग है क्या लीगल प्रोफेशन से? सर इशू ये है कि आप अगर देखेंगे, जनरल पब्लिक व्यू है, मैं कुछ इसमें अलग से नहीं जोड़ रहा हूँ, कि कोई वकील साहब केस जिता के लिया है तो हमारा केस अच्छा था जी, और कोई वकील साहब केस हरा दिया तो जी वकील को कुछ नहीं आता था। तो आप थोड़ा, जैसे आप हर प्रोफेशन में देख लीजिए, इसमें ऐसा सिर्फ वकीलों को क्यों बोला जाए, लेकिन वकीलों को इसलिए बोला जाएगा कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हाँ जी कि सारे ही वकील सेम प्रोफेशनल लेवल पे हैं, और वो कोई प्रोफेशन में नहीं होता है। वो कोई प्रोफेशन नहीं होगा कि सेम लेवल का इंटेलेक्चुअल या फिर सेम लेवल की चीज़ें हर इंसान कर सके हर प्रोफेशन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये कह देना कि वकील सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेके, और वो सीरियसनेस कैसे डिसाइड होगी? अच्छा आप ये बताएं। किसी आप जनरल पब्लिक से पूछें उसको सीरियसनेस से वकील की क्या मतलब? एज लॉन्ग एज ही इज गेटिंग यू ऑर्डर्स, आप अच्छे वकील हैं उसके लिए। द मोमेंट यू आर नॉट गिविंग दम फेवरेबल ऑर्डर्स, आपसे फाइल ले जाएंगे। और मेडिकल लाइन में मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर इसको एक कंपैरेटिव स्टडी की तरह देखें, मेडिकल लाइन में बोला जाता है कि ये चलिए अच्छा हो गया, अगर इलाज सही हो गया, ऑपरेशन ठीक हुआ, तो वो तो भाई डॉक्टर साहब बढ़िया थे, भगवान की आत्मा है उनके अंदर, भाई भगवान का हाथ था, बचा लिया उन्होंने तो हमें। लेकिन अगर डॉक्टर ने इलाज गड़बड़ किया तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि ये डॉक्टर ही गड़बड़ था या इसने गलत कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि नहीं सर्वाइव कर पाया, भगवान की इच्छा थी या जो भी था। बिल्कुल। तो वहाँ पे डिवाइन एलिमेंट पे डाल दिया जाता है। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर की नहीं बनाई जाती, यहाँ पर वकीलों की पूरी हाँ।
पूरी पूरी अकाउंटेबिलिटी बनाई कि है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, वकील साहब को हमने हायर कर लिया है तो हम केस जीतने ही चाहिए, हम हारे ना। हम्म, ये एक मेंटालिटी जो है ना, हम्म, जो मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर में हर कोई ये सोचता है कि मैंने कर दिया तो होगा क्यों नहीं, हम्म। बट ये वकीलों के प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है एक बारीक सी लाइन जिस पे जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक शायद उस पे कोई एक फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। बहरहाल हमारा पॉइंट ये था कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है उसको बेहतर करना चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। जो फेल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या इसके लिए क्या रेमीडियल एक्शन लिए जा रहे हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है जो शायद अभी इग्नोर हो रहा है। फेल तो होते हैं, अगले साल फिर से अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर कुछ रेमीडियल एस्पेक्ट्स हैं जो कि अधिवक्ताओं के द्वारा या बार काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है, वो एक अभी भी एक सवाल है। स्टेट बार काउंसिल के द्वारा फॉर दैट मैटर किया जा रहा है कि नहीं? बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट बार काउंसिल का रोल भी अभी आप देखेंगे, जब तक आप परमानेंट होके नहीं आते हैं, वो लॉ की डिग्री के बेसिस पे आपको ले लेंगे। पर प्रोविजनल एनरोलमेंट जो आपका हुआ, मेरा हुआ, अब हम सब ने वैसे ही कराया था। बट एआईबी के लिए एक, मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशन एक स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल पे इसलिए भी नहीं डाल सकते क्योंकि आप 3 साल 5 साल उस चीज़ को पढ़ के आए हैं, तो आप एक मैच्योर्ड माइंड है, आप एक 12वीं कक्षा के छात्र नहीं हैं। एक एज आप लगा लीजिए 24-25 साल का बच्चा होता है, 21 साल में आप आईएएस बन सकते हैं। तो आप उस डेवलपमेंट की आप बात करें, अगर ओपन बुक में भी, अगर देखिए लॉ बहुत वास्ट है, तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इजी प्रोफेशन है या बहुत इजी चीज़ें हैं, सब कुछ याद करके रट के लिख दे इंसान, बट ठीक है। लेकिन फिर भी आप ओपन बुक अगर टेस्ट दे रहे हैं तो परसेंटेज जो 50% है, ये बिल्कुल एक चर्चा का विषय है। अच्छा, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे इंटरव्यू से पहले भी, तो उस दिशा में बात कर रहे थे जैसे ये कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स रहती हैं और कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जो मामले रहते हैं, उसकी एक लॉ स्टूडेंट, बार बार मेरे दिमाग में वही लॉ स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है, ऑल इंडिया बार हो चाहे जो हो, तो उसको फाइलिंग के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। और प्लेंट का चलो वो समझ भी जाएगा कि प्लेंट का कैसा है, वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, रिलेटिवली इजी प्रोसेस है। लेकिन जब ये कॉम्प्लिकेटेड सूट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका वाणिज्यिक वाद हो गया या इसको कमर्शियल सूट कहें, सो इसके अराउंड ये कैसे समझा जाए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या सीनियर के थ्रू जद्दोजहद करके, या इसके अलावा भी पैरेलली कुछ हम कर सकते हैं जिसके थ्रू इसको सीखा जा सकता है? पहले तो मुझे बताइएगा ये कमर्शियल वाद होता क्या है सबसे पहले तो। देखिए, कमर्शियल लिटिगेशन या कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आप देखेंगे, वो लिटिगेशन है जैसे कि पहले से रिकवरी सूट्स चलते थे, चाहे कंपनीज के बीच में। एक हो गया पर्सनल, आपका मेरा लेन देन है, फ्रेंडली लोन जिसे कह दिया आपने, और एक हो गया कमर्शियल लिटिगेशन इज बिटवीन टू कंपनीज, आप मान ले, या इंडिविजुअल टू कंपनी मान लीजिए, बैंकिंग लॉ से रिलेटेड हो गया, या आपका मेरा कोई सामान का लेना देना हुआ, सर्विस सेक्टर से कुछ हुआ लेना देना। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए कि जब भी कोई आप मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, आप नेशनल इंटरनेशनल वो भी समझिए इसका, कि अगर जितना बेटर आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अब इंडिविजुअल आपके देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। करेक्ट। जनरेट कौन करेगा आपके लिए रेवेन्यू, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका नाम, कोई विदेशी कंपनी आपके देश में है। और अगर उसको लगता है कि यहाँ तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, यहाँ पे तो खिंचता ही जाता है, सब कुछ खिंचता ही जाता है, जो हर एक जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है, जो इंडिया में आगे भी कब तक बोला जाएगा मुझे नहीं पता। बट आप ये देखिए कि कमर्शियल लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ गई, अलग से एक एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बताइए बताइए। बिल्कुल, वो इसीलिए कि वहाँ पे जो टाइमलाइंस हैं, एंड कोर्ट्स हैव टेकन दोस टाइमलाइंस वेरी सीरियसली। ऐसा नहीं कि बस वहाँ पे लिख दिया है तो हो गया है। जैसे कि देखिए, जो आपकी लिमिटेशन है सूट डालने की, वो तो 3 साल ही रही है, वो म्याद आपकी 3 साल ही है, नॉर्मल विदाउट नॉन कमर्शियल सूट्स में भी, उसमें भी। बट आपका रिटर्न स्टेटमेंट आप देखें, जो कंप्लाइंसेस हैं वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप ब्रश साइड करके कि नहीं। और वो क्यों रखे गए हैं कंप्लाइंसेस इतने स्ट्रिक्ट? जैसे कि आपको आप जवाब देते हैं, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट जो हम कहते हैं किसी भी केस का, लिखित कथन हिंदी में। तो रिटर्न स्टेटमेंट आपका जो है वो 30 डेज के अंदर जाना चाहिए, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ये नहीं कि आज आपकी 1 मई की कोर्ट की तारीख थी, 10 दिसंबर अगली डेट है, आपको 1 जून को अगर समन्स रिसीव हो गए हैं किसी केस में, जुलाई, तो ये नहीं कि आप जाएंगे और 10 दिसंबर को जाके बोलेंगे हाँ जी मुझे मिल गया था समन कोर्ट का, अब मैं आपका जवाब दे दूंगा। ऐसा नहीं है।
आपके 30 दिन, आपको समन हो गया 1 जून को रिसीव, आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना है। एक्सटेंशन टाइम जो दिया है कमर्शियल कोर्ट में वो है 90 डेज। इट टोटल आ जाता है 120 दिन पे। तो अगर 120, और ऐसा नहीं है कि 120 दिन में आपकी मर्जी है, आप 30 को 120 दिन समझ लीजिए। आपको एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन लगती है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग माई रिटर्न स्टेटमेंट। उसमें आपको रीजंस देने होंगे कि आपने 30 डेज में क्यों नहीं करा है। कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा कि हाँ ये मुझे रीज़न ठीक लग रहे हैं कि 30 दिन से ज़्यादा और 120 दिन से कम में इसने फाइल करा है, रीज़न मुझे वाजिब लग रहा है, तो मैं इसकी रिटर्न स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे ले लेता हूँ, सब्जेक्ट टू सम कॉस्ट। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो कॉस्ट वो कोर्ट के ऊपर है, किसी को भी दें, प्लेंटिफ को दिलाएं, किसी फंड में डलवाएं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये रीज़न वाजिब नहीं है, बस टाइम बाइंग प्रोसेस था और ये कोई रीज़न नहीं, मुझे नहीं लगता है ठीक है, तो वहीं पे बोल देंगे कि योर रिटर्न स्टेटमेंट इज़ नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो आप समझिए अगर कोई डिस्प्यूट है 100 करोड़ का या कुछ ऐसा और कोर्ट में चल रहा है 5-10 करोड़ का, आपका रिटर्न स्टेटमेंट स्ट्रक ऑफ होते ही एविडेंस और आप डिक्री आपके हाथ में 1-1.5 साल में। अच्छा, प्रोसेस देखिए आप कितना फास्ट हो गया। मतलब यू कैन नॉट टेक दैट लीनियंटली कि हाँ जी जब मैं जाऊंगा। और ऑर्डिनरी में क्या रहता है, जैसे अच्छा मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ बच्चों को अच्छे से समझने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एडवोकेट्स हैं। तो मैंने सूट फाइल किया, कमर्शियल सूट। उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को समन सर्व हुआ। समन सर्व होने के 30 दिन के अंदर उसको फाइल करना था अपना लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट, जो कि उसने नहीं किया। 90 दिन का उसको एक्सटेंशन मिल गया। 90 दिन में उसको सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा along with an application for condonation of delay and I think that application is under Limitation Act section number 5 क्या? सेक्शन नंबर 5 में भी है और उसका प्रोविजन जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है उसमें भी है। उसमें भी है। सो यू डोंट जस्ट हैव टू राइट दैट। ये भी एक टेक्निकल चीज़ें हैं, बताइए। जैसे कि जो ऑर्डर है उसमें उसको यू हैव टू मेंशन दैट ऑर्डर आल्सो इन योर नोमेनक्लेचर, दैट रेड विद सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन, रेड विद दिस सो एंड सो ऑर्डर। जैसे आप 37 समरी सूट है, थोड़ा मैं अलग हो गया उससे, लेकिन मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ इट कि सेक्शन 37 समरी सूट है, उसके कुछ प्रोसेस हैं। सेक्शन समरी सूट वैसे ही चलेगा आपका। जैसे वहाँ डिले अगर है तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन है, आपको उसी प्रोविजन को कोट करना पड़ेगा साथ में। तो इट हैज टू बी रेड विद, यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन कि दीज आर टेक्निकल थिंग्स व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। तो हमारी बात हो रही थी इसके अराउंड कि ये जो प्रोसेस रहता है कि 120 दिन का रहेगा, फिर सफिशिएंट कॉज दिखाओगे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर, कोर्ट को लगता है सही तो फिर आपको अलाउ किया जाएगा, नहीं तो आपका राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट हैज बीन फोरफीटेड। हाँ जी, मतलब स्ट्रक ऑफ, फोरफीट, जो भी कह लें। मतलब इसका इजी भाषा में बोलूँ तो आपका जो भी डिफेंस है मेरे केस के प्रति वो जा चुका है, वो अब नहीं बोल सकते आप। अब आप कुछ नहीं, अब वो मेरा ही केस है। अब आपको मेरे ही केस में कोई टेक्निकल इश्यूज हैं उसको बस आप उसी चीज़ों पे आप क्रॉस करेंगे, उन्हीं चीज़ों पे आप, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके लिए बचता क्या है? लिमिटेशन पे दिखाना, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस हो गई, कोर्ट फीस पे नहीं करा जो मैं कर दूंगा। तो आपके लिए मतलब आप लगा ले आपका केस का जो आप कर सकते थे अपने केस को, क्लाइंट को शायद जिता भी सकते थे, आप दिखा शो कर सकते थे इसने 1 करोड़ मांगा है जी, मैं तो इसे 80 लाख दे चुका हूँ, या जो भी था आपका वो सब आपका राइट जा चुका है। आप इसको अब गंभीरता इस मामले से समझिए इसकी। अगर रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे ना होने के क्या नुकसान है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अब जैसे ऑर्डिनरी सूट का देखें तो उसमें भी 30 दिन का समय है समन के तालीम के बाद, फिर उसके बाद क्या रहता है, कितना समय एक्सटेंड किया जाता है? उसके बाद सीपीसी में आई थिंक 60 डेज है टोटल, इट कम्स टू 90 डेज। बट उसमें ये है कि उसमें इतना स्टर्न व्यू नहीं है, 90 दिनों के बाद भी ले लिया जाता है। 90 दिन के बाद भी ले लिया जाता है। अच्छा, तो ये कौन सा आप एक जजमेंट के बारे में बता रहे थे? एक ननखू करके जजमेंट है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ननखू उसका ननखू जजमेंट, हम अपने कॉमन पार्लेंस में जो हो जाता है कि ननखू वाली जजमेंट लगा देंगे। करेक्ट। तो इट इज नॉट कि, तो वो यूज करी जाती है जजमेंट, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज में भी स्टूडेंट जो है ननखू को कोट करते हैं। हाँ जी वो करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो उसको कोट कर, अब मतलब प्रैक्टिस में भी ये कोट होता है आराम से? हाँ बिल्कुल कोट होता है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर दिल्ली की प्रैक्टिस आप देखेंगे तो ये सोच के या सुन के समझ के आप ये मत सोचना कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल से चलता है। वो सीपीसी, इसके ऑल्दो आप सीपीसी समझ लो, बट उसके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं
तो वहाँ पे सीपीसी ज़्यादा ओरिजिनल साइड रूल्स आप समझिए ये आपने कि जो अहमियत रखते हैं। कॉन्वर्सेशन की और गहराई में हम गोता लगाते जा रहे हैं। अब मतलब अभी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप समझ रहे थे कि कमर्शियल सूट्स क्या हैं, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कोर्ट्स बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं। अभी सर ने आपके लिए एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है, वो है ओरिजिनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट देयर आर स्पेसिफिकली। 5 ओरिजिनल साइड हाई हाँ, कोर्ट्स आई थिंक। तो उसको अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का इनिशियली बताया था वो अलग था, जो स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होती थी। ये अब आपका कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है। प्लीज सर बताइए। सर इसको मैं 2 ही स्टेट्स के कंपैरिजन में बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, हर और हाई कोर्ट रूल्स हैं, हर हाई कोर्ट रूल्स भी हैं। पहले आप बता दीजिएगा किनके कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पर ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल साइड जूरिसडिक्शन जो मुझे पता है, आई माइट बी रॉन्ग, प्लीज क्रॉस चेक, बट मेरे हिसाब से 5 हैं। दिल्ली फॉर श्योर, मुंबई फॉर श्योर, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास, कोलकाता एंड हिमाचल प्रदेश। ये 5 हैं जहाँ ओरिजिनल साइड ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ओरिजिनल साइड ज्यूरिसडिक्शंस एज इन की आपके हाई कोर्ट में केस दाखिल करने की एक फाइनेंशियल, आप बोल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से देख लीजिए कि 2 करोड़ से ऊपर का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली में कोई 2 करोड़ से ऊपर का मुकदमा है तो हाई कोर्ट में जाएगा। 2 करोड़ से 3 लाख से 2 करोड़ के बीच का मुकदमा आपका एडीजे, मतलब अब तो एडीजे हटा दिया गया है शायद, आई थिंक अब डिस्ट्रिक्ट जजेस ही हो गए हैं सारे, और डीजे को शायद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया गया है अब नए उनमें लॉज में। तो आप लगे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में आएंगे दिल्ली में, ये दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, और आपका 3 लाख से नीचे का सिविल कोर्ट में जाएगा। तो और हरियाणा में आप देखिए कि हरियाणा में ओरिजिनल साइड नहीं है, तो वहाँ पे आपका ये कोई पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से आपके केस नहीं अलॉट होंगे। बट वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन कमर्शियल कोर्ट का अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है और 50 लाख से ऊपर का है तो फिर वो एक अलॉटेड कमर्शियल कोर्ट जो है हरियाणा में वहाँ जाएगा। अच्छा, अदरवाइज अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है वहाँ पे। वहाँ ऐसा डिवीजन नहीं है कि 2 करोड़ से ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाएगा या 10 करोड़ से ऊपर का जाएगा। वहाँ 100 करोड़ तक का भी डिस्प्यूट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही हैंडल कर ले। तो मतलब भाई साहब, ये जो हाई कोर्ट है स्पेसिफिक, इसमें आप सीधे के सीधे वाद फाइल कर सकते हो। ये एक बात अनोखी है इन पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्ट। हाँ जी, जब हाँ हम जी। दिल्ली की बात करते हैं, आपकी दिल्ली के, तो दिल्ली के बारे में बात करेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो दिल्ली में मैं चाहूँ तो सीधे के सीधे आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, अगर 2 करोड़ से, अगर 2 करोड़ से ऊपर का है वो। और आपसे जब मैं बात अभी कर भी रहा था, इससे पहले भी जो हमारा बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कॉन्करेंट जूरिसडिक्शन भी एक होता है एस्पेक्ट। कॉन्करेंट जूरिसडिक्शन जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो प्रोबेट का मामला होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी जूरिसडिक्शन लगती है, थोड़ा सा हाई कोर्ट। हाँ, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जरा अगर एक बार समझा दें। ये आप समझिए ऐसे कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन इज कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पे 2 कोर्ट्स उसको डिसाइड कर सकते हैं, मतलब इट इज कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 2 कोर्ट्स। और एक उसमें से एक लोअर कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और एक हाई कोर्ट है। इन दोनों की बराबर जूरिसडिक्शन। हाँ, ये है आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट में है प्रोबेट के केसेस में, आई थिंक सेक्शन 300, प्लीज कंफर्म। सेक्शन 300 में है कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन की, मतलब कि आप जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज है वहाँ के जो उस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसमें डाल सकते हैं वो मुकदमा, प्रोबेट से रिलेटेड बता रहा हूँ ये मैं बस, या फिर आप हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर है। तो मतलब वो आपके ऊपर, अब 2 करोड़ से ऊपर होगा तो 100% आप मान लीजिए वो जाएगा अपना हाई कोर्ट ही। लेकिन 2 करोड़ से नीचे क्या है, आप सपोज करिए 50 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो मैं जैसे एक नया एडवोकेट हूँ, मेरे को ऐसा कोई क्लाइंट मिल रहा है, बातचीत हो रही है मेरी, तो मैं क्या किस दिशा को पकड़ूं? तो हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, नया एडवोकेट इस बात से ज़्यादा कनेक्ट करें, तो सुनते रहना, परेशान मत होना। आप मुझे बताइए सौरभ कि अगर मेरे पास ऐसा मैटर है जो मान लीजिए 50 लाख से ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे का है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हाई कोर्ट चले जाऊं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाऊं, मैं किसको चूज करूं और क्या मेरे पास ग्राउंड्स होने चाहिए? ये चूज करने का फोरम सिर्फ आपके पास प्रोबेट में है। हाँ, प्रोबेट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेट, सिर्फ प्रोबेट की बात है। तो फिर देखिए, अब ये फैक्टर्स हैं कि आपने केस कहाँ, आपने प्रैक्टिस कहाँ स्टार्ट करी है, आपके घर के पास कौन सा कोर्ट है, कहाँ पे आप कंफर्टेबल, आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कोर्ट फीस कम देनी पड़ेगी या यहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है। कोर्ट फीस आपकी सेम जाएगी। अब ये है कि आपके क्लाइंट को और आपको 30,000 ही पास पड़ रहा है तो आप 30,000 ही फाइल करिए। आपको लगता है हाई कोर्ट मेरे पास है, मेरे क्लाइंट को भी वहाँ से पास पड़ेगा, आप हाई कोर्ट फाइल करिए। अच्छा, तो मतलब ऐसे कोई वो बहुत बड़े कोई फैक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जो हायर जुडिशरी के डिसाइड करेगी तो शायद ज़्यादा अच्छा। तो इसका अपील इसका हाई कोर्ट वाला जो अगर मैं फाइल करता हूँ मान लीजिए प्रोबेट के मामले में, तो अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी फिर? नहीं, अगर फिर आप उस सिनेरियो में ओरिजिनल साइड पे आप उसे फाइल करेंगे, ओरिजिनल साइड में फिर ओरिजिनल साइड रूल्स के अकॉर्डिंग आप डिवीजन बेंच में जाएगी। अगर आप एडीजे के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे तो वो हाई कोर्ट जाएगा, दैट विल बी योर रेगुलर फर्स्ट अपील। एंड अगर आप सिंगल बेंच जो है अपने हाई कोर्ट का, उसके अगर अगेंस्ट जाएंगे तो RFA-OS वो कैटेगरी लिखते हैं हम, जो रेगुलर फर्स्ट अपील ओरिजिनल साइड, वो डीबी में जाएगी, मतलब डिवीजन बेंच में जाएगा। डिवीजन बेंच इज जहाँ पे 2 जजेस बैठेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप उसको इस तरीके से समझिए। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है इसमें। तो कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है मतलब पहली बार मतलब वैसे तो आप मुझे पता है कि थोड़ा टीचिंग का आप वो रखते ही हैं कि भाई स्टूडेंट्स को गाइड करना और वो सारी चीज़ें हैं ही हैं आपका रेल में। आप लगता है कि यार मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ ऐसे, मतलब नहीं, बिल्कुल लगता है। और आपके साथ बात करके तो मुझे और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो डाउट्स हैं नो डाउट प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं, सीखते भी हमने भी वैसे ही सीखा है। हाँ। लेकिन एक आपको गाइडेंस अगर मिल जाए, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मेरे तक क्यों रहे, हाँ हाँ, क्यों ना लोगों को भी काम आए जी। तो समाज को वो होता है ना, गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती आपके जैसा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं बता पा रहा हूँ चीज़ें, जहाँ पे बहुत से मुझे लगता है, आई अज्यूम कि बहुत सारे अधिवक्ताओं को भी हेल्प कर सकूँ मैं इस चीज़ को समझने में, जानने में। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि कोई भी इसको वकील प्रैक्टिसिंग हो या नया लॉ स्टूडेंट हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का, क्योंकि इंडिपेंडेंस ही चाहिए ना। एट द एंड क्या चाहिए भाई? आप 1947 में देश ने आज़ादी पाई थी। हाँ, यहाँ आप अपने सीनियर से आज़ादी चाहते हैं ताकि उसको फाइल ना ढूंढनी पड़े। देखिए, वो आसान लगता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अलग चैलेंजेस हैं आपके। बट ठीक है, वो हर किसी की जर्नी है, वो रिस्क फैक्टर है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है इस प्रोफेशन की, कि कुछ फिक्स नहीं है। आप सोचेंगे ऐसे है वैसे है, मैं कभी कामयाब ही नहीं हो पाऊंगा, ये भी गलत है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैं तो क्लास का टॉपर था, मैं तो कोर्ट में जाके पता नहीं क्या ही कर दूंगा, मेरा तो कॉलेज भी ये था। यू डोंट नो हाउ डू यू एंड अप आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, वेदर यू विल सर्वाइव इन लिटिगेशन और नॉट। तो सौरभ, दिमाग शांत कैसे रखा जाए? मतलब इतना ज़्यादा जब काम आ जाता है, वैसे ही प्रेशर अलग है, सीनियर का प्रेशर अलग रहता है जब तक सीनियर होंगे, उसके बाद क्लाइंट्स का अलग प्रेशर रहता है, कोर्ट का प्रेशर, कोर्ट का जज का प्रेशर, भाई अपने कॉलीग्स का प्रेशर कि भाई बिल्कुल तू तो AOR हो गया, अब तो भाई फोन नहीं उठाता है। हाँ, वो देखो, आपको लगता ही है कि अब टांग खिंचाई तो इंडियंस का आपको पता ही है कि आप कहीं पहुंच गए तो आपकी टांग खिंचाई तो होनी ही होनी है। लेकिन प्रेशर देखिए, वो मेरे को लगता है काफ़ी पर्सनल स्फेयर है। जैसे आप कहते हैं डिवोशन का मैटर है, जैसे आप कहते हैं कि आप एज अ जज आप सेकुलर हैं, सेकुलर एज इन कि यू आर अनबायस्ड टुवर्ड्स एवरीथिंग, यू आर जस्ट, यू हैव योर एलिजेंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो आप ये समझिए कि आप अपने इंडिविजुअल स्फेयर में एज अ लॉयर, अब देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ड्रिंकिंग लोग बोलते हैं बुरी चीज़ है, सबका अपना है। किसी को पार्टी पसंद है वो वैसे, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को मेडिटेशन पसंद है, किसी को वरना स्मोकिंग तो आप देखते ही हैं कि यूजुअली चाय पसंद है सर, चाय सच में बिना चाय के नहीं चलता। चाय, कॉफ़ी, हाई कोर्ट की कोल्ड कॉफ़ी आप देखो बहुत फेमस है। जो आपके बच्चे अगर जो देखेंगे पॉडकास्ट, जो इंटर्न्स होंगे जो हाई कोर्ट गए होंगे, मैंने और फेमस कर दिया, तो मुझे लगता है मुझे कट लेना चाहिए हाई कोर्ट की कैंटीन वालों से। नहीं तो मतलब मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि आपका तरीका क्या है? क्या आप चाय पीते हैं या नहीं, कोल्ड कॉफी के एडिक्ट हैं? नहीं, मेरे को चाय कॉफी दोनों ही नहीं गुफा में जाकर ध्यान लगाते हैं? बताइए। देखिए, चाय कॉफ़ी मुझे दोनों ही नहीं पसंद, और रही बात गुफा में ध्यान लगाने की, तो मुझे नहीं लगता आपसे बेटर कोई जानता है। वो कॉलेज टाइम से ही है कि अब मुझे नहीं पता आप लोगों को अपने सीनियर या अपने टीचर के बारे में पता है कि नहीं, बट मेडिटेशन में आपके टीचर बहुत आगे हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। तो अगर किसी को उस फील्ड में अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर लेना सर। नहीं, पर अभी आपसे सीखना है। और रहा मेरी बात,
तो सर मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा और मेरा बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है दोस्तों से मिलना। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर मुझे दोस्तों से मिलना, मैं मिल लूँ, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम मतलब अब जल्दी मिलते रहेंगे, अब ये शुरुआत हो चुकी है, हाँ हाँ, ना कि बिल्कुल मेरे से, बिल्कुल। स्टूडेंट से भी हम लोग मिलते रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो मेरे आसपास लोग होने चाहिए। एब्सोल्युटली। फिजिकल प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो ये अब कारवां मुझे लगता है चलता रहेगा। सौरभ शर्मा जी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरटेनिंग सेशंस के लिए। ज़्यादा लंबा ये सेशन नहीं रखेंगे। और थैंक यू सो मच सौरभ, इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, आपको छोड़ने नहीं वाला मैं।